हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू एग्जाम भी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और कल की जो हमारी वीडियो थी बैंकिंग अवेयरनेस की, उसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था। तो आई गेस हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। स्विफ्ट मतलब ये जो फुल फॉर्म वगैरह थे, यहाँ तक हम लोगों ने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। तो आज की क्लास में हम उसके मतलब आज की जो वीडियो है उसमें हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक चीज आपको यहाँ पर मैं बता दूं, जैसे कि अभी बैंकिंग एस्पेक्ट पर हम डिस्कस कर रहे हैं। बैंकिंग से रिलेटेड जो जीए करंट अफेयर वगैरह है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ अवार्ड्स को डिस्कस करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके। देन हम जो फेमस पर्सनैलिटी है, किस फील्ड से रिलेटेड है, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ऐसे करके हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आने वाले जो 4-5 दिन है उसमें काफ़ी सारे पॉइंट को हम जो इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे कभी कभी पूछ भी लेता है, जैसे बैंकरप्सी का क्या मतलब होता है। तो बैंकरप्सी क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली एक लीगल प्रोसीडिंग्स है, जिसमें क्या होता है कि जो जिसने लोन ले रखा है, जिसने पैसे ले रखे हैं, वो चुकाने में क्या हो चुका है, असमर्थ हो चुका है, वो नहीं चुका सकता है अब। ठीक है। उसने पैसे को क्या, उसने लोन को क्या कर दिया है, डिफॉल्ट कर दिया है। तो ऐसे केस में जब लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी जाती है कि भाई ये पैसे नहीं दे पा रहा, इसके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई वगैरह करो, उसको हम कहते हैं बैंकरप्सी। ठीक है। और जो पैसे नहीं दे पाए उस इंसान को कहते हैं बैंकरप्ट। देन आता है चीप मनी। अभी चीप मनी का क्या मतलब होता है, देखो चीप मतलब क्या होता है, बड़ा ही तुच्छ सा सस्ता। कोई भी चीज तुच्छ कब हो जाती है हमारे लिए, बेकार कब हो जाती है, जब वो बहुत ज्यादा उसकी क्या अवेलेबिलिटी हो। मतलब जैसे हम जो चीज ज्यादा मात्रा में होती है उसकी कदर नहीं करते हैं, ये फैक्ट है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पानी, हवा बहुत ज्यादा मात्रा में थी, हमने कदर नहीं की, अब पानी और हवा दोनों क्या हो चुकी है, दूषित हो चुकी है। अभी भी उतनी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस समय ऑक्सीजन खरीदनी पड़ेगी उस दिन हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है। रियल फैक्ट यही है। उसी तरह मनी का, जब पैसा बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाए, उपलब्ध हो जाए, बहुत ज्यादा मात्रा में मार्केट में, इकोनॉमी में पैसा आ जाए, लिक्विडिटी आ जाए। ठीक है। तो ऐसे ऐसे केस में क्या होगा कि जो मनी है, जो पैसा है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। तो हम उस टाइम पर उस मनी को क्या बोलेंगे, चीप मनी बोलेंगे, मतलब बेकार वाली। अब ये कोई काम की नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि ज्यादा मनी आ जाने से इन्फ्लेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मार्केट में जब ज्यादा पैसा आ जाता है तो इन्फ्लेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हमें छोटी सी चीज खरीदने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं, यानी पैसों की कीमत गिर जाती है। तो उसी कंडीशन को हम, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, उस मनी को हम बोलते हैं चीप मनी। तो जाहिर सी बात है, डियर मनी क्या होगा, डियर मतलब प्यारा। तो डियर मनी इसके जस्ट अपोजिट केस में बनेगा। अगर आपसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज पूछा जाए कि चीप मनी की कंडीशन कब जनरेट होगी, जब रेपो रेट इंक्रीज किया जाएगा या जब रेपो रेट डिक्रीज किया जाएगा। तो आप बोलोगे सर जब रेपो रेट बहुत ही ज्यादा डिक्रीज कर दिया जाए और साथ ही साथ जो फिजल पॉलिसी है वो क्या कर दी जाए, एक्सपेंड कर दिए जाए। ठीक है। अगर सरकार बहुत ज्यादा खर्च करना स्टार्ट कर देगी तो ऐसे में मार्केट में क्या होगा, इकोनॉमी में क्या होगा, पैसों का फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है। पैसे का जो फ्लो होता है वो बढ़ जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंस के साथ। तो ऐसे केस में क्या होने लगेगा, मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, जाहिर सी बात है, फिर से किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो चीप मनी की कंडीशन जनरेट हो जाएगी। और इसका जस्ट उल्टा कर दो तो डियर मनी की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है। फियाट मनी क्या होती है, तो फियाट मनी होती है बेसिकली सरकार जिसको लीगल टेंडर मान ले, ठीक है, जिससे हम ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फियाट मनी बोलते हैं। व्हाट इज क्रॉसिंग? क्रॉसिंग क्या चीज होती है? क्रॉसिंग आपने देखा होगा, चेक पर दो ऐसे ऐसे करके पैरेलल लाइन खींच के दी जाती है, उसको हम कहते हैं क्रॉसिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने अगर किसी चेक के साइड में से दो लाइन पैरेलली खींच दी तो वो चेक जो भी लेकर जाएगा, ठीक है, ठीक है, चेक होल्डर जो भी होगा वो जब भी लेकर जाएगा तो उसको चेक कैश में, उससे चेक को कैश नहीं करा सकता। मतलब ये कि बैंक में वो चेक देकर बैंक से कैश नहीं ले सकता है। बैंक क्या बोलेगी, जो भी होगा वो बोलेगा सर इस चेक को आप अपने अकाउंट में ही डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है, हम आपको कैश नहीं दे सकते हैं। तो क्रॉसिंग जब की जाती है तो आप पैसा कैश में नहीं ले सकते हो, आपको अपना अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, फिर बैंक आपके अकाउंट में उस चेक को कैश कर देगी। ठीक है। अकाउंट से मतलब आपके अकाउंट में वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा अमाउंट। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं क्रॉसिंग। ठीक है। चलो आगे आते हैं। कुछ एक टर्म है जैसे नेफ्ट, यूपीआई, आरटीजीएस, इस पर क्वेश्चन आते भी रहे हैं और इस बार भी हो सकता है पूछा जाए। तो ठीक है, ये थोड़ा सा आपको देखना है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर आईएमपीएस भी लिखा हुआ है। सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म भाई याद रखना, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। उसके बाद नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेफ्ट हो गया आपका। ठीक है। एनईएफटी, इसका फुल फॉर्म पूछा भी जा चुका है। तो क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। देन आता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस। ठीक है। उसके बाद आता है आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सेटलमेंट। ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है।
मिनिमम जो ट्रांसफर वैल्यू है वो पूछी जा सकती है, तो सबका आप देख सकते हो एक्सेप्ट आरटीजीएस जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, सबकी जो मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू क्या है, 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए। जबकि जो आरटीजीएस वो कहता है कम से कम भाई 2 लाख रुपए तो मेरे थ्रू भेजो, उससे नीचे मैं ट्रांजेक्शन नहीं होने दूंगा, ठीक है। नेफ्ट, नेफ्ट में आप ना कितना भी पैसा भेज सकते हो, लाख, 10 लाख, 50 लाख, 50 करोड़, 50,000 करोड़, 50, जितना भी भेजना चाहो भेज सकते हो। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये सिस्टम बनाया ही गया है कंपनीज के लिए, ठीक है। जो कंपनी होती है, आपने अगर आप में से जो भी लोग वर्किंग प्रोफेशनल होंगे उनको पता होगा कि उनकी सैलरी थ्रू नेफ्ट आती है। जो भी कंपनी, जिस भी कंपनी में वो काम कर रहे होंगे, वो नेफ्ट के थ्रू अकाउंट में पैसा भेजते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े बड़े अमाउंट हो जाते हैं, ठीक है। कंपनी की भाई कोई लिमिट तो है नहीं, कोई कंपनी बहुत बड़ी है, टाटा टिस्को, ये बहुत बड़ी कंपनी है, तो जब ये अमाउंट भेजती होंगी तो इनका अमाउंट कितना बड़ा होता होगा, तो उसके लिए भी तो कोई पेमेंट इंटरफेस होना चाहिए, तो वहां पर नेफ्ट इसीलिए बनाया गया है, ठीक है। इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन की लिमिट नहीं होती, आप कितना भी बड़ा अमाउंट भेज सकते हो, ठीक है। यूपीआई में 1 से 2 लाख की होती है। सर ये क्या बात होती है? 1 से 2 लाख, या तो 1 लाख होनी चाहिए या 2 लाख होनी चाहिए यूपीआई में। तो आप यूपीआई से 1 रुपए भेज सकते हो कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आप, हम, मतलब हम लोग कोई मर्चेंट तो है नहीं, कोई व्यापारी तो है नहीं, नॉर्मल से, मतलब नॉर्मल सा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, अपने पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए। तो यहाँ पर हमारे लिए जो मैक्सिमम लिमिट सेट की गई है वो 1 लाख की है, ठीक है, 1 लाख की है। बट जो मर्चेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, व्यवसायी वगैरह होते हैं, छोटे व्यवसायी, बेसिकली स्ट्रीट वेंडर्स या इस तरह के जो लोग होते हैं, उनके लिए वो लिमिट जो है 2 लाख तक होती है, ठीक है। आरटीजीएस पे भाई कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, बड़ा बड़ा अमाउंट इसमें से भेजो, आप जितना चाहो उतना भेजो, कोई दिक्कत नहीं। आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सेटलमेंट, ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्या है, 5 लाख की है, ठीक है। यूपीआई, आरटीजीएस और आईएमपीएस ये तुरंत तुरंत पैसा भेज देते हैं, जबकि नेफ्ट हर 30 मिनट के बैच पे पैसा भेजता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा जो नेफ्ट है, ठीक है, और जो आरटीजीएस है, ठीक है, इन दोनों को कौन ऑपरेट करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेफ्ट और जो आरटीजीएस है, इन दोनों को ऑपरेट करती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लिखा होगा, हाँ ये रहा, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। जो नेफ्ट और आरटीजीएस है, इट इज ऑपरेटेड बाय, मतलब दीज आर ऑपरेटेड बाय आरबीआई, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू यूपीआई एंड आईएमपीएस, मतलब जब हम यूपीआई और आईएमपीएस को देखते हैं, तो ये कौन ऑपरेट करता है, ये एनपीसीआई करती है, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 2009 में ये कंपनी बनाई गई थी, ठीक है, ठीक है जी। चलो, तो ये हो गई सारी बात, ठीक है जी। अब पीछे एक हम लोगों ने टॉपिक छोड़ा था, जो मैं आपको बता रहा था, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, पीएसएल, ठीक है। सबसे पहले तो पीएसएल क्या चीज होती है, तो पीएसएल आपका स्टार्ट हो गया था 60s के आसपास, 1960 के दशक से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। क्या इसका उद्देश्य होता है, तो पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र हैं हमारे, प्राथमिक क्षेत्र कौन से होते हैं, शिक्षा होती है, स्वास्थ्य होता है, ये सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियादी ढांचा है, अवसंरचना है, वो क्या है, हमारी प्राथमिक क्षेत्र। उसके अलावा आप एमएसएमई कह सकते हो, मीडियम स्मॉल जो इंटरप्राइजेस होते हैं, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं, मतलब, ठीक है, वो क्या होता है, हमारे प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। फिर कृषि सबसे बड़ा प्राथमिक क्षेत्र है। तो बैंक क्या होती है, देखो, कोई भी बैंक हो, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उन दोनों का उद्देश्य क्या होता है, पैसा कमाना, मतलब लाभ कमाना, ठीक है। ऐसे में ये जो क्षेत्र हैं, जैसे कृषि हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन क्षेत्रों में ये पैसा नहीं देना चाहते थे जल्दी। क्यों? क्योंकि लोन वापस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस सब पर थोड़ा सा डाउट होता था। लेकिन जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, वो भाई पैसा आसानी से चुका सकते थे, है ना जी। तो ये क्या करते थे, जो, एक सेकंड, तो ये क्या करते थे, बैंक वाले ज्यादातर पैसा उन्हीं को पार्क कर देते थे। तो ऐसे में जो हमारे प्राथमिक क्षेत्र थे वो पिछड़ने लगे। तो सरकार ने एक सोचा क्या कि नहीं भाई, ये जो बैंक है, इन पर थोड़ा इन पर प्रेशर बनाओ, इन पर बाध्यता बनाओ कि भाई आपको जो प्रायोरिटी सेक्टर है उनको भी लेंड करना पड़ेगा, मतलब उधार देना पड़ेगा, ताकि वो ग्रोथ कर पाए, मतलब ग्रो कर पाए। तो इन सब चक्करों में चलते हुए 8 क्षेत्र, ठीक है, ये आपको वर्ड ही केवल याद रखना है, जो 8 अलग अलग सेक्टर हैं, ठीक है, उनको क्या किया गया, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर इंक्लूड कर लिया गया। ये आपके सामने एक बार बस देख लेना है जस्ट इनको, ठीक है ना जी। तो उसके बाद 8 क्षेत्र थे। अब बैंकों से बोला गया कि भाई ठीक है, तुम आगे 100 रुपए लैंड करने वाले हो, ठीक है, अभी केवल एग्जांपल लेते हैं, तुम आगे 100 रुपए देने वाले हो किसी को, उसका जस्ट 40%, उसका आपको 40% इन 8 पीएसएल जो प्रायोरिटी सेक्टर जो है
उनको क्या करना है, उन 8 क्षेत्रों को लगभग आपकी जो टोटल आप ब्याज में देने वाले हो पैसा, उसका 40% इन सेक्टर्स को देना है। तो बैंकों ने बोला भाई चलो ठीक है, करते हैं कोशिश। तो बैंकों ने ये कोशिश करनी शुरू कर दी। लेकिन जो शेड्यूल, जो आपके स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक होते हैं, ठीक है, उसके अलावा जो आरआरबीज होती हैं, आरआरबी सबसे पहली आरआरबी कब स्टैब्लिश की गई थी भाई? कमेंट बॉक्स में जरा आंसर करना। चलो इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको, आप आंसर करो कि कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, आरआरबीज हैं, उनको स्टैब्लिश किया गया था। 1975 में पहली बार स्टैब्लिश हुई थी, ये आपको बस ध्यान रखना है जस्ट, है ना। आरआरबी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती हैं, ठीक है, रूरल जो इलाके होते हैं वहीं पर काम करती हैं। तो सरकार ने बोला जो कोऑपरेटिव्स बैंक है, ठीक है, सहकारी जो बैंक है, ठीक है, उसके अलावा स्मॉल फाइनेंस जो बैंक होती हैं, उसके अलावा आरआरबीज जो होती हैं, उनसे बोला भाई आप ना अपने टोटल जो आप लोन में पैसा देने वाले हो उसका लगभग 75% आप कहाँ दोगे? उसका आप लगभग 75% पीएस जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं उनको देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। जो विदेशी बैंक है और जो प्राइवेट और पब्लिक बैंक्स है, ठीक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, उनको अपनी टोटल लोन का 40% देना है। लेकिन जब कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक्स जो हो गई, उसके अलावा आरआरबीज जो हो गए, इनको अपने टोटल लोन का 75% जो है प्रायोरिटी सेक्टर्स जो हैं उनको देना होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर नॉर्मल से पूछा जाए कि मतलब कैटेगरीज दे देंगे, 5 ऑप्शन है आपके पास, 5 ऑप्शन में कैटेगरी दे देंगे कि जो पीएसएल होता है, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स होती है, इनमें से कौन कौन सी बैंक जो है उनके लिए ये क्या है, बाध्यकारी है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दे देगा? आरआरबी, ठीक है, उसके अलावा दे देगा अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, फिर दे देगा कमर्शियल बैंक्स है, फिर आपको दे देगा नीचे आरआरबीज हैं, और फिर लिख दे देगा बताओ इसमें से कौन कौन से देते हैं, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 4 ऐसे करके। तो वहाँ आपको ध्यान रहना चाहिए, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक्स हो, चाहे आरआरबीज हो, सबको पीएसएल देना होता है, ये कंपलसरी है सबके लिए, ठीक है। बस वो परसेंटेज वाइज थोड़ा सा अलग है, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाती है सर्टिफिकेट पर बात। ये सर्टिफिकेट क्या है? तो बात ध्यान से सुनो, बैंक जो थी, ठीक है, उससे बोला गया था आपको 40% देना है, पर ये बैंक ना, बैंक जो ए थी, ये अपना 40% नहीं दे पाई, इसने सिर्फ 30% पीएसएल को, मतलब प्योरिटी सेक्टर लैंडिंग सिर्फ 30% की। यानी ये इसने क्या कर दिया, 10% का शॉर्टेज कर दिया, है ना, शॉर्टफॉल हो गया इसका, 10% इसने कम दिया। तो अब बताओ, आरबीआई ने बोला था करने के लिए 40% और इन्होंने बात मानी नहीं, तो इन पर जुर्माना लगना चाहिए। तो आप बोलोगे हाँ लगना चाहिए, तो भाई लगता था। लेकिन इससे क्या होता था, बैंकों को ना बड़ा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि यार फालतू में जुर्माना लग रहा है, भाई मेरा पैसा है, मैं किसको देना चाहूँ किसको ना देना चाहूँ, वो सारी चीजें हैं। और अगर कोई मुझसे लोन लेने ही नहीं आएगा तो मैं जबरदस्ती तो किसी को पकड़ के 40% दे नहीं दूंगा, ये भी अपना एक कंसर्न है। तो फिर इसके चलते एक रघुराम राजन जो हमारे फॉर्मर गवर्नर थे आरबीआई के, तो उनकी कमेटी बनी। उन्होंने क्या रिकमेंड किया कि एक काम करो, एक सर्टिफिकेट निकालो, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स। ये सर्टिफिकेट बेसिकली क्या होंगे, मान लो एक बैंक बी थी, एक बैंक, एक सेकंड, बी थी, इसने क्या किया, इसको 40% इसको भी देना था, शेड्यूल कमर्शियल बैंक थी, इसको 40% देना था, और इसने क्या कर दिया, 60% जो अपना टोटल लोन अमाउंट था उसका 60% इसने क्या कर दिया, पीएसएल सेक्टर को दे दिया, ठीक है, प्योरिटी सेक्टर को दे दिया। ऐसे में क्या होगा, अब प्योरिटी सेक्टर को इसने इतना बड़ा अमाउंट दे दिया, यानी देना 40% था, इसने क्या कर दिया, ओवरशूट कर दिया, मतलब ज्यादा दे दिया भाई, 20% ज्यादा दे दिया। तो इसको कुछ फायदा भी तो मिलना चाहिए, इसने तो अच्छा काम किया है, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए अच्छा काम किया, देश के डेवलपमेंट में अच्छा काम किया कि ज्यादा % लोन दे दिया। तो इसको थोड़ा सा तारीफ मिलनी चाहिए, इसके लिए क्लैप होना चाहिए। तो रघुराम राजन जी ने कहा एक काम करो, एक सर्टिफिकेट बना दो जिसने ओवरशूट किया है, ठीक है, वो अपने जितना भी अमाउंट उसने ज्यादा दे दिया है, जितना भी परसेंटेज वाइज ज्यादा दे रखा है, उसका क्या बना लेगा, सर्टिफिकेट बना लेगा, और वो उन बैंकों को वो बेच पाएगा जिस बैंक ने अपना क्या है, शॉर्टफॉल किया, जो बैंक अपना लिमिट अचीव नहीं कर पाई है। तो ये बेसिकली इस तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं। 2016 में जो कमेटी बनी थी, रघुराम राजन कमेटी, उन्होंने रिकमेंड किया था, उसके बाद से ये तब से चल रहा है, ठीक है। तो आई गेस, आई होप आप ये चीज समझ गए होगे, नहीं समझ गए हो तो कमेंट कर देना, देखा जाएगा फिर। उसके अलावा आप बोलोगे कि ये बताओ सर, प्योरिटी सेक्टर पे ये जो लैंडिंग वगैरह दी जाती है, एमएसएमई सेक्टर को ये जो लैंडिंग दी जाती है, क्या इसमें खतरा नहीं होता? भाई खतरा होता है। तो खतरा होता है तो सर उसकी गारंटी क्या होती है? पहली बात तो यहाँ पर ना जो
बैंक्स होती हैं, उन पर सीधा सीधा कंपल्सन है कि अगर आप एमएसएमई सेक्टर को पैसे दे रहे हो तो आप 10 लाख तक जो लोन दे रहे हो किसी भी एमएसएमई मतलब आपने कंपनी खोली है, छोटी सी कंपनी, माइक्रो कंपनी है, ठीक है, आपको 10 लाख रुपए तक चाहिए, ठीक है, आप रजिस्टर्ड भी हो, ठीक है, तो आपसे ना कोलेट्रल नहीं मांगा जाएगा। मतलब 10 लाख तक अगर अमाउंट है तो वहां पर कोलेट्रल नहीं मांगा जाएगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 10 लाख तक के अमाउंट पर कोलेट्रल नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। ठीक है, लेकिन बैंक बोलेगी भाई अगर चूक हो गई, डिफॉल्ट हो गया तो क्या? तो फिर सिड भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर में एक CGTMSE करके एक ऑर्गेनाइजेशन और बनाई गई, एक छोटी सी संस्था बनाई गई जो क्या करती है, गारंटी देती है। क्रेडिट जो बैंक देती है, बैंक जो लोन दे रही है किसी इंसान को, किसी कंपनी को, तो ये CGTMSE जो कि सिडबी के अंतर्गत कार्य करती है, ये क्या कर देती है, उस लोन को गारंटी दे देती है कि बैंक से बोलती है तुम लोन दो, अगर कोई डिफॉल्ट होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं क्या करूंगा, देख लूंगा, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बात करती है। कुछ नए चेंजेस आए थे, 1 अप्रैल 2023 से लागू भी हुआ था। पहले जो ये संस्था थी, ठीक है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट करके, जो इसका पूरा नाम है माइक्रो स्मॉल एंड एंटरप्राइजेस, ठीक है, इसने क्या किया था, ये पहले 2 करोड़ तक क्या करती थी, गारंटी प्रोवाइड करती थी, ठीक है, लेकिन फिलहाल इसकी लिमिट बढ़ाकर 2 करोड़ से क्या कर दी गई है, 5 करोड़ कर दी गई है एमएसएमई सेक्टर के लिए, ठीक है। ये बस आपको इतना सा ध्यान रखना था, ठीक है जी। चलो, अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन द कॉपरेशन इन इन्फोर्समेंट मैटर्स, ठीक है, प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर वैश्विक सम्मेलन हुआ था, उस पर आपको कथनों पर विचार करना है। अब आपको स्टेटमेंट देखकर थोड़ी सी घबराहट भी होगी कि सर इतने सारे स्टेटमेंट कैसे याद करेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट तो पूछे भी नहीं जाते, ज्यादातर वन लाइनरी क्वेश्चन होते हैं, 5 ऑप्शन देके छोड़ देते हैं। लेकिन देखो पहले आरबीआई में भी ऐसा होता था कि वन लाइनर टाइप क्वेश्चन आते थे, बट फिर क्या होने लगा कि इस बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस टफ करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस हार्ड करो, ठीक है, ताकि क्या हो, पेपर में अगर उस तरह का क्वेश्चन आए तो घबराहट ना हो, ठीक है, मतलब शांत रह के क्वेश्चन कर पाओ कि हाँ मैंने तो कर रखे हैं, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। और ऐसे क्वेश्चन में फायदा ये होता है कि एक ही जगह पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। फिर भी इंपॉर्टेंट क्या होता है, कोई भी समिट हो रही है, कोई भी कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो आपको याद क्या रखना होता है, आपको जस्ट वहाँ का वेन्यू याद रखना होता है, कहाँ पर ये आयोजित की गई, मतलब गुजरात था कि नई दिल्ली था कि क्या था, बस वो आपको जस्ट याद रखना होता है। फिर किसने इसको ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, कौन सी कंट्री थी या जो भी था जिसने इसको होस्ट किया या ऑर्गेनाइज किया, ये 2 इंफॉर्मेशन याद रखनी होती है। थीम वगैरह नहीं भी याद रख सकते हो तो मत रखो, क्योंकि बहुत सारे और कॉन्फ्रेंस होते हैं, नहीं याद हो पाता है, ठीक है। तो वो तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है, आपको क्वांट्स भी मतलब आपको इतना सब कुछ करना होता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर, रीजनिंग है, इंग्लिश है, ठीक है। चलो देखते हैं। द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स इन कंसल्टेशन विद द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रुसेल्स में है ये, इज होस्टिंग, मतलब ये जो है DRI वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इसको होस्ट कर रही है। क्या स्टेटमेंट ठीक है या गलत, चलो देखते हैं। कह रहा है कि इसकी थीम क्या है, इट टेक्स आवर नेटवर्क टू फाइट अ नेटवर्क, ठीक है, तो ये कह रहा है इसकी थीम है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जो हेल्ड हुआ था, मतलब ये आयोजित हुआ था अहमदाबाद में हुआ था, तो थर्ड स्टेटमेंट तो कंप्लीट इनकरेक्ट है यहाँ पर, अहमदाबाद में नहीं हुआ था भाई, नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि अहमदाबाद में ये नहीं हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। और सिर्फ अगर आपको ये भी पता है तो आप थर्ड स्टेटमेंट एलिमिनेट कर देखो कहाँ तक जा सकते हो, तो आप ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फिफ्थ को एलिमिनेट कर लिए हो। अब 1, 2 एंड 4 आपका इसमें से कुछ ठीक हो सकता है, तो थोड़ा बहुत नाम, अगर नाम से तुक्का लगाने जाओगे कि क्या है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन द कॉपरेशन ऑफ इन्फोर्समेंट मैटर्स, तो किस तरह का क्या है, कुछ गैस नहीं मिलेगा, ठीक है। फिलहाल तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन माना जाएगा यहाँ पर। इसका सही आंसर 1 एंड 2 है, क्योंकि थीम तो इसकी इट टेक्स अ नेटवर्क टू फाइट अ नेटवर्क यही थी, और इसे DRI ने मिलकर, मतलब DRI ने वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ही क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जान लो कि क्या होता है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन 26 जनवरी 1953 को क्या हुआ था, इसको आयोजित किया मतलब इस्टेब्लिश किया गया था, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। उसके अलावा जो इयान सॉन्डर्स है, अब ये 1 जैन मतलब आपके पेपर के जस्ट एक दिन बाद से ये क्या हो जाएंगे, इसके भाई सेक्रेटरी जनरल हो जाएंगे, ठीक है, हेड बना दिए जाएंगे। अभी फिलहाल कौन है, अभी इसके हेड कौन है भाई बताइए, कुनियो मिकुरिया, ठीक है, जो कुनियो मिकुरिया है वो अभी इसके हेड है। उसके बाद 1 जनवरी से इयान सॉन्डर्स इसके क्या हो जाएंगे, नए सेक्रेटरी जनरल हो जाएंगे 5 साल की टर्म के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आपके सामने इमेज भी है, इमेज के थ्रू आप याद रख पाओ तो भाई रख लेना।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दो न्यूज और यहाँ पर हम देख लेते हैं साथ ही में, एक ओईसीडी और फिर उसकी एक रिपोर्ट। तो ओईसीडी क्या है, बेसिकली ये 40 विश्व के सबसे अगर आप यूरोप की बात करोगे तो 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो पूरा यूरोप तबाह हो चुका था, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, पूरी तरह से ये ध्वस्त हो चुके थे। डेवलपमेंट चाहिए थी, ठीक है, मतलब विकास बहुत ज्यादा था वहां पर, जरूरी था। तो क्या किया गया, विश्व के जो यूरोप के बेसिकली बोलेंगे 40 जो बड़े बड़े देश थे, तब तो 40 वहां पर शामिल हुए थे, अभी 38 हैं इसमें। तो 38 देशों ने मिलकर क्या किया, एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जिसको हम ओईसीडी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, ठीक है, G7 के साथ मिलकर ये काम करता है, G7 का भी हेडक्वार्टर वहीं पर है। ठीक है, तो ये एस्टैब्लिश किया गया था यूरोप के डेवलपमेंट के लिए। अब ये उससे आगे पूरे विश्व के डेवलपमेंट पर फोकस करता है। इनकी एक रिपोर्ट आती है ओईसीडी इकोनॉमिक आउटलुक, उसमें इन्होंने दो बातें बोली हैं जो सिर्फ आपको याद रखनी है। G20 की ग्रोथ रेट आप छोड़ दो, आपको सिर्फ यह याद रखना है कि इसने अपनी आउटलुक रिपोर्ट में बोला है कि जो ग्लोबल ग्रोथ रेट रहेगी फॉर द ईयर 2023, 2023 के लिए जो ग्लोबल ग्रोथ रेट रहेगी वो इन्होंने एक्सपेक्टेड की है कि 2.7% रहेगी, और 2024 के लिए 2.9% उन्होंने यहाँ पर बताया है। और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसा कई बार पूछा जाता है कि भाई बताओ ओईसीडी ने कितना एक्सपेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल अभी यही रुकते हैं, कल की वीडियो में इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। कल थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी, आज थोड़ा सा टाइम का भी यहाँ पर इशू है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अभी भी भाई देखो, अब तो 10 ही दिन बचे हुए, 10 भी दिन पूरे नहीं है, 22 तारीख आज हो चुकी है, रामानुजन जी का आज बर्थडे है। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह कर लो भाई। मॉक टेस्ट आपके लिए, जो मिनी मॉक टेस्ट होते हैं, बेसिकली छोटा छोटा टेस्ट जिसमें आप आसानी से बहुत सारी चीजें कर पाओगे, तो यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम भी आपको प्रोवाइड करता है। जस्ट आपको एग्जाम भी की वेबसाइट पे विजिट करना है, देन आपको बैंक एसओ पे क्लिक करना है, और बैंक एसओ पर आकर आपको साइड में यहाँ पर IBPS एसओ राजभाषा अधिकारी एंड लॉ ऑफिसर करके दिखेगा। इस टैब पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर जो है मॉक्स ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ पर आकर अपना देखिए, बहुत सारे मॉक्स यहाँ पर सामने हैं, तो इनको आप अटेम्प्ट करो ताकि आपको जो है एक इंसाइट मिल सके, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, ठीक है, अपने टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज कैसे करना है, पेशेंस कैसे बना के रखना है, कौन से क्वेश्चन को करना है, कौन से को छोड़ना है, कौन से टॉपिक आपने मिस कर दिए, तो सब आप रिवाइज कर पाओ। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर कोई टॉपिक आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए भाई। अगर आप लोग बताओगे नहीं तो फिर मजा नहीं आ रहा होता है ना, तो प्लीज कम से कम 10 लोग भी अगर बोल दो ये चीज की सर ये वाला टॉपिक करवा दो, या ऐसा कोई भी एक टॉपिक पे आप बोल दोगे तो मैं कल उस पर वीडियो पूरी कंप्लीट तैयार कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू ऑल।